इसी रात चीन ने भारत पर हमला बोला था। भारत अचानक छिड़ी इस जंग में बुरी तरह से हारा था। वो दंश आज तक जिंदाया में लगातार टीस देता है। 50 साल बीत गए, कई सरकारें आई, कई चली गई, लेकिन आज तक हार की असली वजह सामने नहीं आई। आज शौर्य और शर्म की उस अद्भुत कहानी की 50वीं सालगिरह पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम 1962 एक हकीकत। ये हकीकत बता रहे हैं खुद फौज के वो बहादुर चेहरे जो इस मोर्चे पर चीनियों से लड़े थे। एक सर्द सन्नाटा है यहां। बर्फीली हवाओं के बीच वक्त जैसे थम गया हो। हिमालय की चोटियों पर 2420 शहीद सोए हुए हैं, लेकिन 50 साल पुरानी बारूद की गंध है कि जाती ही नहीं। फख्र और शर्म में डूबी यह अनोखी वीर गाथा है जिसे लड़ने वाले, देखने वाले और दिलो दिमाग में उतारने वाले 10 चेहरे सामने आएंगे, जिन्हें फख्र है भारतीय फौजियों की बहादुरी पर, लेकिन शर्म है समर भूमि में मिली हार पर। 50 सालों से यह जख्म नासूर की तरह जिंदा है। कभी लफ्जों में अंगार बनकर दिखता है तो कभी नम आंखों में बेबसी का कतरा बनकर गिरता है। मैं एक बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, दे वर मर्डर्ड। मन में जो है ना कि हम हार गए हैं, तो ये आदमी को अपनी जिंदगी भर उसके साथ जीना पड़ता है। और मैं दावे से कहता हूं क्योंकि जो सबसे पहली गोली चली है वो मेरी कंपनी से चली है। मैं हाजिर था उस वक्त, और आखिरी गोली भी चली है क्योंकि मैं आखिर से सबसे आखिर में निकला हूं वहां से, वो भी मेरे जॉनर से चली है। उन्होंने हमारे ऊपर आर्टिलरी फायर भी किया, जख्मी हुए लोग, मेरे को भी एक छोटा स्प्लिंटर लगा। 123 आदमी थे जो वहां पर थे तैनात, 114 जो है वो शहीद हुए। पीकिंग रेडियो पे हमारे फैमिली ने सुना है कि पीकिंग रेडियो में अनाउंस किया था कुछ देर बाद कि यहाँ जो लड़ाई हुई है बहुत सख्त हुई है। This was our biggest horrible defeat that India has ever suffered. ये दर्द, ये अफसोस, ये गुस्सा और बेबसी से लिपटी ये बहादुरी हिंदुस्तान को उस जंग की याद दिला रहा है जिसे वो हमेशा भूलना चाहेगा। ये वो जंग थी जिसमें एक मुल्क के साथ हमारा भाईचारा कुर्बान हुआ था। जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते लगाते हमारे सीने गोलियों और संगीनों से चाक किए गए थे। आज 50 साल बाद भी वो जख्म हरा है। कुछ इतिहासकारों की किताबों में, कुछ फौजियों के सीनों में, तो देश के कुछ नेताओं और मंत्रियों को शायद रोज आने वाले बुरे ख्वाबों में ये जख्म आज टीस देगा। आज के अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां 1962 के शूरवीरों के नाम खुदे हैं, 2420 फौजी, इसमें से हर एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क की रक्षा के लिए शहीद हुआ। हर नाम जैसे अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। तवांग से करीब 3000 किलोमीटर दूर लद्दाख का चुशू, यहां भी आसमान की ओर सिर गर्व से उठाए खड़ा है एक शहीद स्मारक। कुछ किलोमीटर दूर रेजांगला, एक और स्मारक कई शहीदों की कुर्बानियां बयान कर रहा है। ये जाबाज 1962 की यादगार है। कई कड़वी यादें जिनमें जनरलों की लापरवाहियां हैं, सियासतदानों की अनदेखी है, पड़ोसी मुल्क की होशियारी है और आसमान गुंजा देने वाले तोप के फटते गोलों और गोलियों की तड़तड़ाहट भी है। यह है 1962 एक हकीकत। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। 1962 के उस दर्द, मातम और अफसोस को जिंदा करने आया हूं जिसके बारे में किताबें तो कई लिखी गई, लेकिन कभी आईने में उस हार का अक्स देखने की हिम्मत नहीं जुटी। 1962 का साल भारत पर चीन के हमले के लिए याद किया जाता है। वो हमला जिसने अपनी सरहदों को लेकर सरकारों की आपराधिक लापरवाही का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। IBM-7 ने कैसे कई फौजी खोजे जो सालों पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जिनका दिलो दिमाग जैसे आज भी 20 अक्टूबर 1962 के ही मोर्चे पर खड़ा है। वो अक्टूबर का महीना था और नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी आज का अरुणाचल प्रदेश ठंडा और रूखा था। वहां से हजारों किलोमीटर दूर लद्दाख में भी मौसम बेरहम होना शुरू हो रहा था।
सर्दियों की आहट थी, लेकिन सरहद पर सन्नाटा टूट रहा था। हिंदुस्तान का माथा चीन से लगा हुआ था और यह हलचल उसी माथे पर लकीरें खींच रही थी। चीन और भारत बटे थे मैकमोहन लाइन से। यह वो अदृश्य लकीर थी जिसे अंग्रेजों ने बनाया। हिंदुस्तान और तिब्बत ने माना, लेकिन तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने इसे खारिज कर दिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने इस लकीर को लांघ दिया। सरहद की निगरानी के लिए वो अपनी अनगिनत चौकियां बना चुका था, चौकियों तक सड़कें बना चुका था, और भारत शायद इस उम्मीद में कि चीन तो दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, इस सरहद को लगभग भगवान भरोसे छोड़ चुका था। न कमीज की पूरी चौकियां बनी थी, न वहां तक जाने की सड़कें थी। पहाड़ों से होकर गुजरने वाली पगडंडियों का सहारा, खाना पानी और गोला बारूद के अभाव को झेलते मुट्ठी भर हिंदुस्तानी फौजी। उनको पता था कि उनके पास तैयारी नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास कपड़े भी नहीं है, और जहां पर उनको लगाया जा रहा है वो जगह गलत है, वहां पर वो डिफेंस नहीं कर सकते, लेकिन वो वहां कायम रहे। 1962 के सितंबर महीने से ही नेफा और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज जुटने लगी थी। शायद इसीलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर फौज ने ऑपरेशन लेग हॉर्न लॉन्च किया। आनन फानन में लद्दाख और नेफा में मैकमोहन लाइन पर बुमला के पास 60 से ज्यादा फॉरवर्ड पोस्ट बनाए गए, लेकिन सिख रेजिमेंट में कैप्टन पद पर तैनात रिटायर्ड मेजर जनरल कृष्ण खुराना के मुताबिक तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। नेफा की नामकाचू नदी के किनारे भारतीय धौला पोस्ट ने पहली बार चीनी दुश्मनों का स्वाद चखा। 7 सितंबर को वहां की कई पोस्ट घेर ली गई और हिंदी में ही भारतीय फौजियों को चौकियां छोड़ने का हुक्म सुनाया जाने लगा। 8 सितंबर का दिन है। उस दिन सुबह सुबह ही महावीर साहब उस वक्त एडजुटेंट थे और उनको टेलीफोन आया कि चाइनीज ने धौला पोस्ट को जो है सराउंड कर लिया। उस टाइम क्योंकि धौला साइड से हमारा ब्रिगेड खत्म हो चुका था, तो अब हायर हेडक्वार्टर्स ने सोचा कि ये तवांग को पकड़ के रखना मुश्किल है, तो फिर हमारी बटालियन को कहा कि आप इधर से विड्रॉ करो। फिर भी ताजा है, वक्त उन पर धूल नहीं डाल सका। यह आपबीती जो है, अचानक हुए चीन के ये छिटपुट हमले रुके नहीं। 7 सितंबर से 10 अक्टूबर 1962 तक कई झड़पें हुई। कमांडरों की बैठक में तय हुआ कि किसी भी कीमत पर अपनी चौकियों की रक्षा की जाएगी, लेकिन शायद ये कमांडर आने वाली आफत से अनजान थे, बेखबर थे। 19 अक्टूबर को चीन की तरफ हलचल उफान पर जा पहुंची, और फिर वही हुआ जिसका डर हिंदुस्तान में शायद किसी को न था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर AJS बहल उन दिनों 17 पैराफील्ड रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट थे। 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जिम्मेवारी थी ब्रिज 1 से लेकर के ब्रिज 5 तक नामकाचू रिवर के साथ साथ इनकी डिप्लॉयमेंट थी, और मेरे ट्रुप का टास्क था कि इनको फायर सपोर्ट देना। 20 अक्टूबर के तड़के चीन ने भारत पर हमला कर दिया, और यह हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था, क्योंकि चीन हमले से पहले, हमले के दौरान और हमले की बाद की वीडियोग्राफी तक कर रहा था। अक्टूबर की सुबह को हमारा 5 बजे का टाइम स्टैंड 2 था हमने करना, पर उससे पहले ही आर्टिलरी की बम वर्षा हमारे ऊपर शुरू हो गई। चारों तरफ शोर ही शोर हो रहा था और धुआं उठ रहा था। चाइनीज जो थे इन्होंने सारी लाइनें, टेलीफोन लाइनें काट दी थी। अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे होंगे तो एक बेल हेलीकॉप्टर मेरी गन पोजीशन के सामने हेलीपैड था, वहां पे आया। आप देख सकते हैं कि चीन के वीडियो में वो हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहा है जिसका जिक्र ब्रिगेडियर बहल कर रहे हैं। जाहिर है लड़ाई के इस मोर्चे पर हिंदुस्तानी फौजी बेबस थे। वो पीछे किसी से भी संपर्क साध नहीं सकते थे, और आने वाले वक्त का उन्हें कोई इल्म नहीं था। सेवन इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जॉन दलवी की पोस्ट पर चीनियों का कब्जा हो चुका था, और ब्रिगेडियर दलवी और कैप्टन तलवार को युद्धबंदी बना लिया गया था। चीन की वीडियो में यह नजारा तक कैद था। जब जॉन दलवी साहब कैप्चर हुए तो मेरे ट्रुप कमांडर कैप्टन तलवार साहब उनके साथ थे। वो विड्रॉ कर रहे थे
और जैसे टर्न लिया तो आगे चाइनीज सोल्जर थे, उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया। अब तो चीन की यह लाल सेना रुकने वाली नहीं थी। उनकी सारी तैयारियां पूरी थी। उन्हें पता था कि कितने हिंदुस्तानी किस किस मोर्चे पर हैं और उन तक कैसे पहुंचना है। तैयारी न होने, अलर्ट तक न मिलने का अपमान और बेबसी पी रहे ब्रिगेडियर बहल अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने दोबारा हमारे ऊपर असॉल्ट किया तकरीबन 4-1 बजे के करीब, और उस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने हमारे को आकर बेरक बट मारे, मारा पीटा, सब कुछ किया और हमने सरेंडर कर दिया। चीन ने भारतीय सेना की फॉरवर्ड चौकियों को रौंद डाला था। चीन मैकमोहन लाइन पर बुमला पास से और नामकाचू होते हुए तवांग पर कब्जा करना चाहता था। उनको काफी तजर्बा हो गया था कि कहां ट्रुप्स हैं, किधर बैठे हैं, कहां कौन सा वेपन है, तो उसके मुताबिक उन्होंने अटैक किया। तो उस वक्त अटैक में सूबेदार जोगिंदर सिंह जख्मी हो गए थे। उनके मशीन गन का वो ये ब्रश था, वो उसके थाई में लगा, वो इंजर्ड हो गए वहां पर। लेकिन वो पीछे नहीं आए, वो जख्मी हो गए, काफी हो गया। उन्होंने ट्रेंच से निकल के भी लड़ाई की उनकी, लेकिन वो ओवर पावर कर लिया उन्होंने, फिर वो कैप्चर हो गए। चाइनीज ने उनका पता लगा बाद में कि काफी उनका इलाज किया, लेकिन वो उनका इलाज नहीं हो सका। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की है और चाइनीज ने भी काफी उसको सराहा, अच्छा किया कि उन्होंने लड़ाई की है। और उनकी जब डेथ हो गई तो चाइनीज ने एज ए गुडविल समझ लीजिए, उनके जो एशेस थे वो वापस स्कॉट के साथ इंडिया को भेजे थे। भारत मां का एक और लाल जमीन पर कुर्बान हो गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह लड़ते हुए मारे गए। उन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया। देश आहत था, जख्मी था। ये एक ऐसी हार थी जो होनी नहीं चाहिए थी। देश और देशवासियों के आत्मविश्वास की नींव हिल चुकी थी। हम हार रहे थे और चीनी पहले ही हमारी फौज की संचार व्यवस्था छिन्न भिन्न कर चुके थे। हमारे फौजी जैसे अंधेरे में लड़ रहे थे, ये जाने बगैर कि उनके लिए गोला बारूद पीछे से आएगा या नहीं। जब तक जान थी तब तक जहान था। चीनी नामकाचू पर बने 5 पुलों पर कब्जा कर मदद की हर संभावना का गला घोटते जा रहे थे। शाम तक के घमासान के बाद भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन पीछे हटना भी आसान नहीं था। ऑर्गेनाइज विड्रॉल नहीं था। जैसे पूरा 4 बटालियन थी वहां पर, 4 बटालियन ने विड्रॉ करना है तो काफी लंबा चौड़ा था। रास्ते में 2-3 जगह एम्बुश हो गए, वो जो वापस जा रहे थे। जब एम्बुश हो जाती है फिर भगदड़ मच जाती है। तो जब वापस जा रहे थे कोई हथियार भी नहीं थे, अम्यूनिशन भी नहीं था लोगों के पास। आगे बढ़ रही चीनी सेना का इरादा भारतीय सैनिकों का पीछा करना था। वो तवांग की तरफ बढ़ने लगे। अगले दिन ही भारतीय सेना के कमांडरों को लगने लगा था कि तवांग को बचा पाना मुश्किल है। लिहाजा सेना ने तवांग को भगवान भरोसे छोड़कर नीचे जंग और सेला पास पर अपनी पोजीशन लगाई। 25 अक्टूबर को जब चीनी सेना तवांग पहुंची तो वहां एक भी गोली चलाए बिना उसका तवांग पर कब्जा हो गया। हार के इस मंजर में पंचशील सिद्धांत का दम भरने वाले देश के ग्लोबल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन आखिर क्या कर रहे थे? आखिर फौज को सही दिशा दिखाने वाला कोई जनरल मैदान में क्यों नहीं था? आखिर क्यों हमने अपने फौजियों को कम हथियारों के साथ तकरीबन बिना किसी मदद के चीनियों के सामने छोड़ दिया था? चीन का शुरू से ही दावा था कि लद्दाख में करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चीन का इलाका और पूरा नेफा यानी आज का अरुणाचल प्रदेश यानी 90,000 वर्ग किलोमीटर उसका है। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारत से लगे तिब्बत के कोने कोने में अपनी छावनियां बना ली थी। दुर्गम पहाड़ों को काटकर सड़कें बना डाली और अपने मोर्चे तक भारी हथियार, गोला बारूद, रसद आसानी से पहुंचा रहे थे। जबकि भारतीय फौजियों को पहाड़ों की चोटियों और दर्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीमा रेखा यानी मैकमोहन लाइन के इलाकों तक गश्त के लिए पहुंचने में ही 5 से 9 दिन लग जाते थे। इस पर 50 के इस दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उफान पर जो था। वैसे भी 1949 में जब माओ जेदांग की कमान में कम्युनिस्ट सरकार ने चीन की सत्ता संभाली थी तो भारत उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में शामिल था। और तो और जब 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तब भी भारत ने उसी का साथ दिया था। लेकिन सीमा विवाद
तल्खी बढ़ाने लगा और दलाई लामा और उनके 10,000 लोगों को भारत में शरण देकर निर्वासन में सरकार बनाने की इजाजत देकर आग में घी डाल दिया। उसी के बाद पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झाओ एन-लाई के बीच सीमा विवाद को लेकर चिट्ठियों का सिलसिला चल निकला, लेकिन चिंगारी सुलगते सुलगते दावानल बन गई। हालात तब और बिगड़े जब नेहरू के करीबी जनरल बीएम कॉल को सीधा नेफा के ऑपरेशन का चीफ बनाकर भेज दिया गया। जनरल कॉल को लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं था। नेफा पहुंचते ही उन्हें आभास हो गया कि यह काम कितना मुश्किल है। अपने कमांडरों के एतराज के बावजूद कॉल ने बिना किसी तैयारी के भारतीय फौज को लड़ाई के मैदान में उतार दिया। 18 अक्टूबर यानी हमले के ठीक 2 दिन पहले ही जनरल कॉल की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दिल्ली भेजना पड़ा। वो तो चले गए, लेकिन उनकी कुर्सी पर सरकार ने किसी को बिठाया नहीं। न सड़कें थी, न ही एयरफील्ड। खच्चर के सहारे भारतीय टुकड़ियां कई दिनों के सफर के बाद अपने अपने ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उधर जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके में भी चीनी सेना ने मोर्चा खोल दिया था। अक्साई चीन पर कब्जे के बाद चीनी सेना के निशाने पर था चुशूल, जो सड़क से लेह से जुड़ा था। मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों का सामना 500 चीनी सैनिकों से था। सिर्फ 29 भारतीय फौजी 500 चीनियों से लड़ते रहे। हर एक हिंदुस्तानी ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। चीनियों को पीठ नहीं दिखाई, सीना तान कर गोलियों से लड़ते रहे। और जब गोलियां खत्म हो गई तो संगीनों के साथ टूट पड़े। लेकिन जंग सिर्फ बहादुरी से नहीं जीती जाती। जंग रणनीति, हथियारों और सही वक्त पर सही फैसले से जीती जाती है। जंग जनरल जीतते हैं और हमारे जनरलों ने तो फौज को हजारों चीनियों के सामने छोड़ दिया था। कुछ इलाकों में भारतीय फौजी पकड़ लिए गए तो कुछ इलाकों में उन्हें मोर्चा छोड़कर पीछे हटने का अपमान झेलना पड़ा। इंडियन आर्मी ट्रूप्स दिलेर तो थे, पर जो है ना, एक वो चाइनीज के सामने लड़ने का जो मन की जो इच्छा कहिए या कुछ भी आप कहिए, वो कुछ थोड़ा कमी हो गई थी। इसलिए कि हमारी पूरी कंट्री की जो लीडरशिप है, जिसमें कि मिलिट्री लीडर भी सीनियर लेवल पर शामिल थी, उसमें कुछ कमी थी। 25 अक्टूबर तक भारत के हौसले पस्त होने लगे थे। जाहिर है पूरे देश में इस हार पर हो रही किरकिरी से विचलित नेहरू ने मेनन को हटाकर रक्षा मंत्रालय खुद अपने जिम्मे ले लिया। उधर चीन के प्रधानमंत्री झाओ एन-लाई ने पंडित नेहरू को खत लिखकर सशर्त युद्ध विराम की पेशकश की। शर्मनाक हार के बाद नेहरू के लिए और झुकना मुमकिन नहीं था। अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी गई, लेकिन क्यूबा संकट के चलते रूस और अमेरिका में ही पहले ही टकराव की आशंका थी। सो भारत को थोड़ी मदद मिली, लेकिन काफी देर से। लड़ाई के 3 हफ्ते बीत चुके थे। चीन ने फिर हमला तेज कर दिया, लेकिन लद्दाख क्षेत्र में इस बार भारतीय सेना ने तैयारी कर रखी थी। चुशुंग के दोनों तरफ गुरुंग हिल्स और रेजंगला पर भारतीय सेना तैनात थी। दोनों पर चीन ने जैसे अपना पूरा तोपखाना झोंक दिया। वो किसी भी कीमत पर गुरुंग हिल्स पर कब्जा करना चाहते थे। चीनी सैनिक लहरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। भारतीय सेना की गोलियां खत्म हो गई, लेकिन चीनी सेना का बढ़ना नहीं था। आर्टिलरी बहुत कम, एक ब्रिगेड बैटरी थी, वो भी जैसे रजंगला है, वहां पर हमारे शेल्स पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि उनकी हाइट इतनी ज्यादा थी। और इसके अलावा हेवी मॉडल्स के ट्रूप थे और टैंक्स के भी 2 ट्रूप थे, AMX टैंक्स, वो आए हुए थे। मशीन गन थोड़ी बहुत थी, मतलब जितना ब्रिगेड को अच्छी तरह डिफेंस में होना चाहिए उतना तो वहां नहीं था। अब चीनियों का सारा ध्यान रेजांगला पर था, जिसकी रक्षा का जिम्मा 13 कुमायूं के मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों पर था। चांगला में जो कंपनी थी हमारी, उनके पास न तो आर्टिलरी सपोर्ट था कोई, न वो कोई माइन थी। जो बंकर बने हुए थे वो संगर टाइप के थे। संगर माने एक के पत्थर एक के ऊपर रख के बने हुए थे, ताकि बड़े कमजोर, अगर एक ठोकर आई तो गिर जाए। समय बहुत कम था, पानी था नहीं, नीचे जो है तकरीबन 5,000 फीट नीचे से याक के ऊपर पानी से निकल आया जाता था। वो 17 नवंबर की रात थी। इलाके में बर्फीली आंधी चल रही थी। जब तूफान थमा तो नजर आया कि भारतीय पोस्ट घिर गए हैं। शैतान सिंह की टीम के कई जवान शहीद हो चुके थे
और शैतान सिंह जैसे चीनियों पर शैतान की तरफ टूट पड़े थे। वो जाबाज आखिरी गोली तक लड़ता रहा। हमें बताया गया था कि आखिरी दम तक आपने लड़ना है, तो इसलिए शैतान सिंह साहब ने लिटरली फॉलो करने की कोशिश की कि उनके आखिरी राउंड तक लोग लड़ते रहे। और वो खुद जैसे इंजर्ड हो गए, उनके पेट में बुलेट्स आ गए थे मशीन गन। तब वो उनके साथी जो थे, कुछ जवान जो इंजर्ड थे वापस आ सके, वो शैतान सिंह साहब को ला रहे थे नीचे कि आप भी आ जाओ। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि आपको कुछ मौका है वापस आने का, मेरे मौका नहीं, मैं तो यहाँ मारने वाला हूँ। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। उनके साथियों में से 8 को वीर चक्र और 4 को सेना मेडल से नवाजा गया। When I was there, he died, and then I came back. And finally, when the camera crews were taken a couple of months later, they recorded this complete battle because everything was frozen in time. And that frozen battle showed how each man fought till the last round. इनके पहले हाथ में बाजू में लग गई थी गोली और फिर पेट में लग गई थी, तो वो सब आंखें बाहर आ गई थी। फिर उस पर उन्होंने कोई स्कार्फ या कुछ बांध के और उसको करके, और तो थोड़ा सा उनके दो जवान बचे थे, वो उनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को यहीं छोड़ दो, मेरे को शस्त्र पकड़ा दो और तुम लोग जाओ, नहीं तो कह देंगे भाई सभी खत्म हो गया, कोई इतिहास सुनाने वाला भी नहीं। इतना बड़ा शरीफ मैंने अभी तक देखा नहीं। मैं इमोशनल हूँ। और शौर्य की एक अमर कहानी लिखने के बावजूद रेजांगला को हमारे बहादुर बचा नहीं सके। इस इलाके ने एक ऐसी जंग देखी जिसकी मिसालें आने वाली कई पीढ़ियों तक दी जाती रहेंगी। लेकिन वक्त पर मदद न मिल पाने के चलते हमारे शहीद खेत रहे। ये इलाका हम हार गए। के पीछे चाइनीज बिल्कुल उनको क्लोज क्वार्टर पे आके किसी के माथे में गोली, किसी के छाती में गोली। हमारे एक जवान था उसका नाम सिंह राम, और उसका एक भाई भी निहाल सिंह। ये 2 भाई बिल्कुल सहोदर जिसको बोलते हैं, सगे भाई, वो उस पोस्ट पर थे और दोनों मारे गए। ये जो वो था रेस्लर था, ये मैंने बताया सिंह राम रेस्लर था, बहुत मजबूत था। तो वो अपने पोस्ट से बंकर से बाहर आके चीन के साथ, वो सिपाही के साथ लड़ रहा था, तो वहाँ मारा गया। तो उसके बॉडी के पास एक चिट्ठी था, बॉडी ऑफ अ ब्रेव इंडियन सोल्जर, ये वहां पर मालूम आया। एक तरफ रेजांगला में हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी की मिसाल दी जा रही थी, दूसरी तरफ नेफा में एक के बाद एक हार के बाद भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन बदली। चीनी सेना तवांग, सेला, बोमडीला होते हुए मिसमारी की तरफ बढ़ना चाहती थी और फिर आगे तेजपुर यानी असम। लिहाजा हम बोमडीला में लड़े, नोरानांग में लड़े और लड़ कर हारे। दुरांग की लड़ाई राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के नाम रही, तो गिरावत ने अकेले 72 घंटों तक सैकड़ों चीनी सैनिकों से लोहा लिया और आखिरी गोली तक डटे रहे। जहां पर उनका बंकर था वहीं पर उनका स्मारक बनाया गया। इलाके में यह धारणा है कि महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत आज भी जिंदा हैं। आज भी उनकी वर्दी, उनके जूते रोज साफ किए जाते हैं। चीनी इस कोशिश में थे कि भारतीय सैनिकों को बीच में ही घेर कर रखें ताकि वो पीछे जाकर अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत न कर सकें। रिटायर्ड मेजर जनरल कृष्ण खुराना उन दिनों 1st सिख रेजिमेंट में कैप्टन थे और उनकी तैनाती सेला की रक्षा के लिए की गई। चाइनीज ने तकरीबन 3 हफ्ते ब्रेक किया और नेक्स्ट फेज के लिए उन्होंने तैयारी की। उस 3 हफ्ते में हमारी बटालियन, उसके अलावा एक नया ब्रिगेड पूरा का पूरा और 3 बटालियंस के साथ में जो है वो 62 ब्रिगेड जो है वो सेला पर डिप्लॉय हुआ, जिसमें 4 बटालियंस थी। और 3 हफ्ते के बाद के फेज के 4 हफ्ते के फेज के बाद 18 नवंबर को फिर चाइनीज ने अपना ऑपरेशन जो है वो सेला के अगेंस्ट जो है उधर डेवलप किया। सेला पास में घमासान लड़ाई हुई, लेकिन एक बार फिर भारतीय सैनिकों को पीछे हटने का हुक्म मिला। दुश्मन भारतीय सैनिकों को 3 तरफ से घेर चुका था और उनके पीछे हटने के रास्ते पर भी कब्जा करने की फिराक में था। अब चीनियों को दिरोंग जोंग तक बढ़ने का मौका मिल गया। चीनी 18 नवंबर तक बोमडीला तक पहुंच गए और 20 नवंबर को 3 बजते बजते चीनी सेना ने चाकू पर ही कब्जा कर लिया।
अब तेजपुर दूर नहीं था। तेजपुर में बदहवासी का माहौल था। लोग रातों रात घर बार छोड़कर भागने लगे। देश कमजोर हो रहा था, हार से मनोबल टूट रहा था। उसी दिन नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया और माना कि चीनी सेना से भारत को जबरदस्त हार मिली है और चीनी सेना अब असम की तरफ कूच कर रही है। अगले दिन यानी 21 नवंबर 1962 को अचानक चीन के रेडियो पीकिंग ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। चीन ने कहा कि लद्दाख में वो अक्साई चीन पर कब्जा नहीं छोड़ेगा, लेकिन नेफा में उसकी सेना 1 दिसंबर 1962 से मैकमोहन लाइन के 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। चीन ने वादा निभाया और मैकमोहन लाइन के पीछे चली गई। जाते जाते भारतीय सेना से जब्त किए हजारों हथियार और गाड़ियां भी वापस कर दी। पर जो विड्रॉल एक ऐसी ऑपरेशन है जो कि मन में जो है ना कि हम हार गए हैं, जाना पड़ रहा है वापस, ये एक एक्सपीरियंस जो होता है ये आदमी को अपनी जिंदगी भर उसके साथ जीना पड़ता है। इस शर्मनाक हार का ठीकरा फूटा तत्कालीन सेनाध्यक्ष पी.एन. थापर और लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कौल पर। जनरल थापर को इस्तीफा देना पड़ा। बी.एम. कौल का तबादला कर दिया गया। बाद में उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। जैन चौधरी नए सेनाध्यक्ष बनाए गए। नेफा का इंचार्ज बनाया गया लेफ्टिनेंट जनरल S.H.F. जे मानेकशॉ को। लेकिन सबसे ज्यादा चोट लगी नेहरू को। देश को एक नासूर जो मिल चुका था। 1962 की सर्दियां हिंदुस्तान पर भारी पड़ी थी। किसी भी जंग में यह भारत की पहली हार थी, वो भी बेहद शर्मनाक। लड़ाई के कारणों का पता लगाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और मेजर जनरल पी.एस. भगत की कमान में एक कमेटी बनाई गई। वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक के सामने नहीं लाई गई। ये लड़ाई आखिर क्यों लड़ी गई, किसने शुरुआत की, हम क्यों हारे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हार के लिए जिम्मेदार कौन था। असल में दोष जो है वो पॉलिटिकल मास्टर्स का था। उन्होंने आर्मी को लड़ाई की आग में झोंक दिया विदाउट नोइंग और विदाउट इवन असर्टेनिंग कि भाई तैयारी है कि नहीं तैयारी। कई लोगों ने इतिहास की इस अपमानजनक दौर पर कलमें तोड़ी, किताबें लिखी। ये जंग लड़ने वाले, ये जंग भुगतने वाले कई फौजियों ने अपनी किताबों में साफ माना कि भारत की सेना ऐसी लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं थी और लड़ाई छिड़ने के बाद सेना भ्रम की शिकार थी। उस वक्त चाहिए था एक कुशल कमांड, लेकिन वो भी नसीब न हुआ। गलती या फेलियर हम कह सकते हैं, वो थी हमारी पॉलिटिक्स।